क्या कर लिया हमने अभी तक? आप नए दिख रहे हैं। फर्स्ट डे आई थी फिर? अच्छा, ओके। रोल ऑफ फैमिली, हाँ हाँ, सोसाइटी पढ़ना है ना, और फिर आगे चीज़ों को पढ़ना है। बताओ। ज़्यादातर लोगों का अभी लगता है वो नहीं बना है क्या कि तैयारी करनी ही है इस साल के लिए, आई मीन कमिंग एग्ज़ाम के लिए। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। या तो सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा कठिन पढ़ा रहा हूँ क्या? हाँ, अच्छा, ट्रैफिक बहुत इशू है। ओके ओके ओके। आज वो है ना, कोई पर्व है शायद। क्या है? नगर कीर्तन। ओके, चलिए। तो अब हम लोग को पढ़ना है रोल ऑफ सोसाइटी। रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ठीक है। सोसाइटी इज व्हाट? सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज द मेन ड्राइविंग force for the people to live happily in a group. समाज को ये माना जाता है कि सोसाइटी जो है अपने समूह में, अपने ग्रुप में हैप्पीनेस के साथ रहने का सबसे मेन ड्राइविंग फोर्स होता है। मेन ड्राइविंग फोर्स क्यों होता है? क्योंकि इट इज सोसाइटी दैट रिकॉग्नाइजेस यू, इट इज सोसाइटी with which you associate yourselves। हर चीज आप सोसाइटी से एसोसिएट करते हो अपनी, और फिर दूसरी तरफ आप सोसाइटी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करते हो। और यही रीजन है कि सोसाइटी आपके खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, हैप्पीनेस के साथ रहने का मेन ड्राइविंग फोर्स माना जाता है। अब जो है, कई बार ये होता है कि आपको सोसाइटी थोड़ी तकलीफ दे लगती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी नॉर्म्स सेट करती है, सोसाइटी नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स सेट करती है, और फिर कहती है कि इसको आपको फॉलो करना होगा। और फिर जैसे ही कोई नॉर्म, स्टैंडर्ड, रूल, व्हाटएवर आपके लिए आते हैं, तो आपको वो बॉन्डेज लगने लगता है, बंधन लगने लगता है। आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं इससे। तो आपके अंदर जो एक अनार्किस्ट मन होता है, अराजकतावादी मन, वो कहता है कि इसको ना माने। और फिर वही जो है सोसाइटी लोगों को क्या करती है? सोसाइटी लोगों के लिए, इनफैक्ट नॉट लोगों को, लोगों के लिए कई बार बॉन्डेज का, बंधन का, या इन सब का काम करना पड़ता है। सॉरी, मतलब लगने लगती है, रीजन लगने लगती है। लेकिन सोशल नॉर्म्स जो हैं इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहे, व्यवस्था बनी रहे, सोसाइटी डिस्टर्ब ना हो,
ऐसी बहुत सारी बातें। जैसे शायद मैंने आपको कभी बताया था किसी क्लास में कि जब आप राइट्स की बात करते हो तो मैंने कहा था कि राइट्स जो हैं उन लोगों के लिए वो राइट्स का क्लेम कर ही नहीं सकते जो रॉन्ग हो, है ना। क्योंकि राइट्स की डेफिनेशन शायद आपने उस दिन देखी थी, तो उसमें आपको मिला कि एथिकल, है ना, लीगल, सोशल, बॉन्डेज हैं उसके साथ, अधिकारों के साथ, राइट्स के साथ। तो क्यों है वो? इसलिए है कि आप कभी भी अनार्किस्ट ना बनने पाए। इसीलिए जब आप किसी को अब मान लीजिए जहां अनार्किज्म है या जहां सोसाइटी को, स्टेट को, लॉ को, रूल को तोड़ने का, वायलेट करने का टेंडेंसी है, टेंडेंसी है, वहां अगर आप किसी को कहोगे कि ना 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 ये तुम्हारा तो राइट ही नहीं है, क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी नहीं फुलफिल कर रहे हो, तो तुम राइट को क्लेम कर ही नहीं सकते। अब वैली में अगर किसी को जाके बोलोगे तो तुम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लॉ तोड़ रहे हो। मानेगा? नक्सलिस्ट को जाकर के समझाओ कि तुम गन उठा करके बैठे हो और तुम लॉ तोड़ रहे हो, इसलिए तुम किसी अधिकार की डिमांड नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी राइट, वो भी नहीं मानेगा। का मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स जो भी बनाए गए हैं अब उनको नहीं मानना है। इसीलिए क्या करते हो? क्या करते हो? ऐसे लोगों को आप अलग अलग नाम दे देते हो। किसी को टेररिस्ट कहते हो, किसी को चंचल कहते हो, किसी को आप क्या कहते हैं इसके हाथ में शनि और राहु दोनों हैं। मॉडर्न मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है वो चाहे अरेबिक हो चाहे जो हो, प्लैनेट्स तो वहां भी है। तो उसमें जब राहु और शनि, सैटर्न और राहु गड़बड़ होता है तो ऐसे सब करते रहता है, कुछ 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 कुछ, है? चलो, तो उनको आप टेररिस्ट कहते हो, उनको आप नक्सलिस्ट कहते हो, उनको आप कुछ और कहते हो, उन्हें आप मिलिटेंट कहते हो, मतलब वो सोसाइटी के ऑर्डर से क्या चले गए? बाहर चले। दे आर नॉट अंडर द सोशल ऑर्डर। जबकि सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी अपने नॉर्म्स के साथ, अपने स्टैंडर्ड के द्वारा हमको आपको अच्छा, हैप्पी लाइफ देने की कोशिश करती है, प्रोवाइडेड द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी शुड नॉट बी डिस्टर्ब। उमर बेचारे कह रहे हैं कि तेरी ऐसी की तैसी सोसाइटी हमको जीने नहीं दे रही है, और सर बता रहे हैं कि ये हैप्पीली जीने देती है ना। बट यही मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका था कि हमको क्या लगता है कि सोसाइटी तो हमारे लिए बहुत सारे बंधन क्रिएट कर रही है, बॉन्डेज बना रही है, लेकिन अब ये कह रहा है एथिक्स में कि सोसाइटी हमको हैप्पीली लाइफ जीने का अवसर देती है। तो कैसे? तो कहा गया उसी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के अंदर, बाहर नहीं। बाहर गए तो सोशल एनिमल हो जाओ, नहीं रह जाओगे, केवल एनिमल रह जाओगे। कानून का वायलेशन किए तो सिटीजनशिप की और सिटीजन की जो डेफिनेशन है उससे बाहर हो जाओगे। मॉरल वैल्यूज का अगर आपने वायलेशन कर दिया, यानी कि आप में डिसवैल्यूज आ गई, तो आप जो है खराब हो गए, आपका कंडक्ट, आपका जो है बिहेवियर वो क्या हो गया? अनएथिकल और इमोरल हो गया। रूसो ने सही बोला था, चेन्ड है हम चारों तरफ से जकड़े हुए हैं। हम उसके अंदर, उन जंजीरों के अंदर फ्रीडम ढूंढ सकते हैं, उन जंजीरों के बाहर फ्रीडम ढूंढेंगे
तो आप क्या करेंगे, अपने राइट्स किसको दे देंगे? अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आप किसको दे देंगे? स्टेट को दे देंगे अपने राइट्स। तो जहां कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को लिमिट करता है, वहीं आपके एक्शन क्या करेंगे? स्टेट को आपकी पावर दे देंगे, सॉरी आपका राइट्स दे देंगे। आप अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से, ध्यान से समझिए, इसी तरह से आप सोसाइटी के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपकी उस सोसाइटी में आपको सोसाइटी ने जो नॉर्म्स के थ्रू और स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो भी राइट्स दिए हैं, आप क्या करेंगे? सोसाइटी के झंडा बरदार, मीन्स द हेड्स जो होते हैं सोसाइटी को डायरेक्ट करते हैं, चलाते हैं, आप उनके हाथ में अपने सोशल राइट्स दे देंगे। वो क्या करेंगे? फतवा जारी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? जैसे हरियाणा में होता है, उसको कहते हैं हुक्का पानी बंद करा देना। मतलब अब कोई भी आपसे, आपका सगा भाई भी आपको अपने यहाँ ना तो दावत पे बुला सकता है, ना आपके यहाँ जाएगा। सोशल बायकॉट कहते हैं उसको। ठीक है। अब यहां वैल्यू क्या दिया? कुछ वैल्यू दिया? इतनी बातों में कुछ वैल्यू दिया क्या सोसाइटी? वैल्यू दे गया। वो ये कह रहा है कि आपको सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना है, जिससे सोसाइटी में ऑर्डर बना रहेगा, सोसाइटी चलती रहेगी। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो सोसाइटी डैमेज होगी। तब उमर क्या करोगे? अब मानोगे कि नहीं मानोगे? उमर क्या करेगा? उमर सेलेक्टिविज्म का अप्रोच अपनाएगा। जो इसको ठीक लगेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, और जो इसको ठीक नहीं लगेगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेलेक्टिविज्म इज पॉसिबल इन एथिक्स बट नॉट मोरालिटी। और सोसाइटी तो केवल मोरल स्टैंडर्ड देती है। एथिकल प्रिंसिपल तो सोसाइटी के पास है ही नहीं। कब उमर फंस गए तुम तो? अब लिख लो, फिर फंस गए हो तो। सेलेक्टिविज्म पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी के पास मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स तो अलग से आते हैं और वो सारी सोसाइटी पर यूनिफॉर्म हो जाते हैं। सबको समझ आ रहा है ना मेरी बात? देखिए, सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज द मेन ड्राइविंग फोर्स। आज इसका पूरा स्टेट, पहला वाला यूनिट का पूरा काम खत्म करना है और एटीट्यूड शुरू करना है आज ही। एज द मेन, अरे 2 पैराग्राफ लिखना है सोसाइटी में, बस, ज्यादा थोड़ी लिखना है। एज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द पीपल टू लिव हैप्पीली इन अ ग्रुप। हाँ भाई, सब सोसाइटी में अपना अलग अलग ग्रुप बना लिए हो कि नहीं बनाए हो? कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुर्द है, कोई सैयद है, कोई हुसैन है, बना लिए हो। सब अपने अपने नॉर्म्स लागू करते हो। कोई अहमदिया है, कोई रोहिंग्या है, कोई यादव है, कोई खत्री है, कोई बनिया है। क्या किया? एक ही सोसाइटी में सेवरल सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बना लिए हमने, और सब अपने अपने ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट कंट्री इज अ सोसाइटी एज अ होल। तो अल्टीमेटली जो कंट्री के नॉर्म्स होंगे वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, भले वो अपने सेक्शन में कोई भी नॉर्म, वह फॉलो, अपने ग्रुप में कोई भी नॉर्म्स को फॉलो करते हो, लेकिन सोसाइटी जो नॉर्म सेट करेगी, सॉरी जो कंट्री नॉर्म सेट करेगी, सभी सोसाइटीज को फॉलो करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ
रिलीजन, कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर। ठीक है, चलिए। तो ग्रुप में रहते हैं। सोसाइटी सेट्स द नॉर्म्स टू मेंटेन, sets the norms to maintain order and control in the society. Social norms should be uniform and alike. Uniform and alike for every member of society. इंडियन सोसाइटी, अब देखो हम किसी जाति या धर्म की सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? इंडियन सोसाइटी के। तो इंडियन सोसाइटी इज कल्चरली वेरी रिच, having cultural plurality, cultural plurality, plural से plurality as the glory of society. सही ना? अब कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां प्लूरलिज्म नहीं है। वहां मान लो अगर कोई एक कम्युनिटी है तो वही कम्युनिटी है, एक रिलीजन है तो वही एक रिलीजन है। ऐसी सोसाइटीज क्या हो जाती है? यूनी डायरेक्शनल हो जाती। तो ऐसी सोसाइटीज जब यूनी डायरेक्शनल हो जाती हैं तो उस सोसाइटी में जो भी वीकनेस होंगी, जो भी फ्लॉज होंगे, उनको करेक्ट नहीं कर पाती। करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी सोसाइटीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है। एक ही टाइप का कल्चरल जो है एक्टिविटी करते करते वो बड़ी ही ट्रेडिशनल टाइप की हो जाती है और कंजर्वेटिव हो जाती है। इसलिए प्लूरलिज्म शुड बी वेलकम्ड। तो प्लूरलिज्म तो वेलकम करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी सोसाइटी में प्लूरलिज्म रहता है तो उस सोसाइटी में जो डिफरेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। इसके लिए फॉर द सोसाइटी एज अ होल। तो लिखिए प्लूरलिज्म इज वेलकम्ड एंड रिस्पेक्टेड। यार इसकी जगह लिखिए शुड बी। प्लूरलिज्म शुड बी वेलकम्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय each and every member of the society. By each and every member of the society.
the cultural differences, can be entertained up to the extent that they do not conflict with the norms and values of the dominant culture. There are several different evidences that make it clear that whenever and wherever such conflict emerged, the order of the society is spoiled. Spoil करना है, spoiled, 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 and the harmony was torn apart. For example, इराक. ऐसे कहे देखते हो, इराक ना लिखना हो मत लिखो. ऐसा कोई सेंटीमेंट है तो मत लिखो भाई. हम इंडियन पहले हैं कि कोई धर्म से संबंधित है, भले ये बताओ. हम इंडियन पहले हैं, धर्म बाद में आता है. कुरान भी यही कहता है, जमीन पहले धर्म बाद. चलिए कोई बात नहीं. इराक में क्या हुआ है, क्या हुआ था आपको नहीं पता है? अरे उन्होंने, सद्दाम ने कुर्दों को काट दिया, एथनिक क्लींजिंग की. ठीक है. अब क्या कर रहा है ISIS वाला? वो भी चुन चुन के मार रहा है. समझे? हाँ, डोमिनेंट. अब देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल लिखवाया उसके हिसाब से होना चाहिए ना. डोमिनेंट कल्चर क्या था वहां का? इस्लाम. अब इस्लाम में क्या किया? सब सेक्शन बना लिया. ये कुर्द है तो ये मजीद है, तो ये फलाना है, तो ये ढमका है, और फिर उसके बाद एक कम्युनिटी को काट दिया. ठीक है. तो एक डोमिनेंट कल्चर था, उसी डोमिनेंट कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण क्या हुआ? सोसाइटी खत्म ही है, समझ लो. जो थोड़ा बहुत बचा था उस पर मान लीजिए अमेरिकन सपोर्ट से जो गवर्नमेंट बनी है, फिर उसके बाद ISIS भी घुस गया उसी कंट्री में. अब वो कर रहा है वही सारी चीजें. तो ये है इसका एग्जाम्पल. एग्जाम्पल तो पाकिस्तान भी है, लिख दीजिए. पाकिस्तान में क्या हुआ आपको पता है कि नहीं? आ जाओ, चलो चलो चलो. आज ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम था ना. आइए 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 आइए, प्लीज आइए.
New students are coming in the class. And very, very, very good students are coming in the class. Welcome. पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है बताओ? उसमें डोमिनेंट कल्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई, जानते हो कि नहीं? भाई आपने अहमदिया मूवमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और अहमदियास को बाद में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? नहीं, हाजिर बना दिया। आज दुनिया में दो इस्लामिक सेक्ट्स कहते हैं आप लोग उसको, सेक्ट्स हैं, एक बेचारे अहमदियास और दूसरे रोहिंग्यास, जिनको पूरी दुनिया में कोई सिटीजनशिप नहीं देता। रोहिंग्यास ने क्या किया? म्यांमार में बुद्धिस्ट को मौत के घाट उतारा, तो म्यांमार ने उनको कंप्लीटली टर्मिनेट कर दिया सिटीजनशिप, पूरे के पूरे कम्युनिटी को। और जान लीजिए, अगर आपको आपके घर से निकाल दिया ना, तो फिर कोई सहारा नहीं मिलता। आइए प्लीज, आइए आइए, आपको कौन रोकेगा? समझ गए? जिन्होंने पाकिस्तान बनने में इनकी बहुत मदद की, जिन्ना की, उनको मुहाजिर बोल दिया, जैसे ही देश अलग हुआ। तो ये क्या हुआ? डोमिनेंट कल्चर के अंतर्गत, अंडर द डोमिनेंट कल्चर, व्हाट इज दिस? इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेवरल ग्रुप्स। तो सोसाइटी स्पॉइल हुई ना, सोसाइटी का ऑर्डर पूरा का पूरा तहस नहस हो गया ना। पख्तून वाले को, इधर वाले को, बलूच को ठीक से नहीं ट्रीट किया, वो भी गड़बड़ हो गया। और याद रखना एक बात, जहां तक मैं जानता हूं इस्लाम को, कोई भी मुसलमान अपनी मिट्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा अनटिल अनलेस कि उसको बाहर से करने के लिए मोटिवेट ना किया जाए। क्योंकि मुसलसल ईमान तो तभी होगा जब वो अपनी मातृभूमि की सजदा करने के लिए बोला है कुरान में, और आप रोज करते हैं। नमाज में रोज जमीन चूमते हैं, जब आप नमाज अदा करते हैं चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं? आप जानिए। जहाँ तक मैंने देखा है कि सजदा जमीन को करते हैं, सारे खुदा के सामने करते हैं, इबादत में करते हैं, लेकिन है तो जमीन ही ना नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सोसाइटी डिटेरिएट हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है, अगर उसका जो डोमिनेंट कल्चर है उसके अगेंस्ट लोग जाने लग जाते हैं, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में वो सोसाइटी स्पॉइल कर जाती है। ठीक है, चलिए आप और भी एग्जाम्पल जो आप चाहें लिख सकते हैं। न्यू पैराग्राफ में लिखिए जरा। हम लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जान लें कि हम लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो पता है आपको? अच्छा, एथिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि सोसाइटी का क्या रोल होता है हम में, आप में वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का। हमारे आप में जो वैल्यूज़ आती हैं वो कैसे आती हैं? तो आने के पहले हमने ये बताया कि सोसाइटीज़ में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सोसाइटी एज अ होल को डिस्टर्ब करते हैं, वायल करते हैं। हर सोसाइटी का अपना एक डोमिनेंट कल्चर होता है, उसके नीचे बहुत सारे और कल्चर्स हो सकते हैं इफ द सोसाइटी इज अ प्लूरल सोसाइटी। और आपने जिन एग्जाम्पल्स को लिखा है
उसको केवल सेक्स में बांटने के बाद आपने प्लूरल बनाया है वो सिंगुलर सोसाइटी, वो है इस्लामिक कंट्री, और उसको आपने बांट दिया सेक्स में, प्लूरल बना दिया। चलो मान लो भाई, तो भी मान लेते हैं हम। आपने कह दिया ये अहमदिया है, ये कुर्द है, ये शिया है, ये सुन्नी, चलो मान लेते हैं। उसके बाद भी कन्फ्लिक्ट, तो सोसाइटी तो डिटरिएट होगी ही हो। अब आप लिखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आप में। आइए प्लीज, हमारे आप में सोशल वैल्यूज के इनकलकेशन के लिए, ठीक है, या फिर सोसाइटी हमको आपको देती क्या है। न्यू लाइन, न्यू पैराग्राफ, जल्दी लिखिए, इसको फिनिश करते हैं। Individuals usually do not negate the social values, but there are some factors which are responsible for the negation of social values। अच्छा, सोशल वैल्यूज क्या है ये सबको पता है, किसको नहीं पता? जो लोग नए हैं उनके अलावा। अरे जितनी मोरल वैल्यूज है सब सोसाइटी में आती है ना जनाब, बस ध्यान रखना, जो मोरल वैल्यूज हैं वो सोसाइटी से ही आती है, तो सोशल वैल्यूज हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखिए, सेल्फिशनेस, सबसे बड़ा फैक्टर यही आता है, सेल्फिशनेस। हॉर्नडाइक नाम का एक स्कॉलर था, चाहे आप ना लिखें लेकिन जान लें, उसने कहा कि ये जो मॉरलिटी को, सोशल जो है नॉर्म्स को फॉलो करने की जब बात आती है, मैं नहीं कह रहा पहली बात, और सारी महिलाओं से मैं पहले बोल दे रहा हूं कि दिस इज नॉट मनोज जायसवाल स्टेटमेंट। मेरा नाम मनोज जायसवाल, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, किसका है? हॉर्नडाइक का। नाम लिख देता हूं, उसी को गाली देना तुम लोग, मुझे नहीं दे सकती हो, समझ लो। हॉर्नडाइक, इसने कहा, बड़ी 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 बात बोली भाई, हालांकि दिखती है अब सोसाइटी में वो तो सी, हाँ इतनी बड़ी कि अभी सुनोगी तो तुमको भी बहुत बड़ी लगेगी। इसने कहा कि जब सोशल वैल्यूज को, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना होता है तो इसमें सबसे पहले इसका नेगेशन करती हैं वुमेन। महिलाएं सोशल नॉर्म्स को नहीं फॉलो करती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब अगर कहीं सोशल नॉर्म्स टूट रहे हैं तो वो कौन नहीं कर रहा है फॉलो? वुमेन। क्यों? टू सर्व देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो क्या करती हैं? तो जैसे ही उनको सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज के कारण सफोकेशन फील हुआ या उनके सेल्फ इंटरेस्ट को कोई दिक्कत आई, दे टेक द शेल्टर ऑफ लॉ। लॉ, कानून की शरण में चली जाती हैं। जैसे सास ससुर की सेवा नहीं करनी है, पति ने कहा भाई देखो अब हमसे तो ना होगा, तुम जो चाहती हो, हम तो माँ बाप के बगैर ना रहेंगे, या हम अपने फैमिली रिलेटिव्स इनके बगैर ना रह पाएंगे, हम तो जी ही नहीं सकते।
उसने कहा तो ठीक है। कोर्ट पहुंची, पुलिस में पहुंची, हमको मारा और रोई, टेस्ट में बहाई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा। फिर कहीं हमसे दहेज भी मांगता है, ये भी मांगता है, इसके माँ बाप भी मांगते हैं, इसके भाई भी मांगते हैं, सब मांगते हैं, जो लंदन में वो भी मांगता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ डाउरी एक्ट भी लगा दी। अब पहले क्या था, डाउरी एक्ट मतलब बाप रे, पूरा खानदान जिसका जिसका नाम ले लिया वो चला गया जेल, बिना कुछ पूछे पूछे। तभी तो मैं कहता हूं कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं और अपनी भी दुश्मन हैं। क्या किया उन्होंने, कोर्ट्स को इतना टॉर्चर किया, अपने पतियों को तो टॉर्चर किया, उनके खानदान को टॉर्चर किया, वो तो छोटी बात, कोर्ट इतनी टॉर्चर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरे ख्याल से 6 साल पहले, नो अरेस्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। अब आप लगा दो तो वकील तो आपको कहेगा अरे मोहतरमा एकदम सही जगह, अब भी जेल भेजवाऊंगा इसको, 3 दिन में जेल जाएगा। और आप 30 साल मुकदमा लड़ेंगी तो वो जेल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते है। लेकिन जब तक मोहतरमा को पता चलता है तब तक मोहतरमा ऐसे चलने लगती है, जवानी खत्म, बुढ़ापा आ जाता है। थॉर्नडाइक कहता है मैंने नहीं कहा, मैंने तो केवल इंडिया वाला एग्जाम्पल दिया है भाई। रियलिटी में उनको न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि डाउरी मतलब मांगने में या बहू को सताने में लोगों ने उसको मार दिया, तो अगर डेथ हो गई है बहू की तो सब जेल जाएंगे, जितना नाम डल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। जस्टिस प्रिवेल्स दोसिया, जस्टिस प्रिवेल्स। हाँ क्या करें उमर? हाँ तो डिले इसलिए लगाता है कि जो फर्जी लोग हैं वो औकात में रहें, वो समझे ही नहीं आता उनको। इसीलिए चलता है कि आप जो है ना, ये सब टटपुंजिए मामले में अपने घर परिवार के लोगों को बैठाइए, बात करिए, रहना है हस्बैंड के साथ, नहीं रहना है फिनिश करिए, जाइए। लेकिन आपका तो इंटेंशन बुरा है। अब भैया बुरी नीयत वाले, बुरी नजर वाले जूते खा, ट्रक के पिछवाड़े में लिखा रहता है। जब नीयत खराब होगी तो घिसोगे। हाँ ये अलग बात है कि आप घिसोगे, सामने वाले को भी घिसाओगे, और सामने वाले कुछ कुछ होते हैं ऐसे भी कि नहीं घिसते हैं। आप जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी दिन देखो, फैमिली कोर्ट की, समझ में आएगा। पता चलता है जिसके खिलाफ मुकदमा वो 2 साल से आए नहीं कोर्ट, क्या करोगे? और क्या लोगे तुम? फर्जी किए हो तो जज भी जान जाता है, वो तो पहले दिन तुम्हारी फाइल पढ़ेगा और जान जाएगा जज, या पहले दिन तुमको ऐसे एक नजर देखेगा और जान जाएगा यू आर राइट या शी इज राइट। बस उसका परसेप्शन उसी दिन बन जाता है। डिसीजन 25 साल बाद होगा तो भी वही होगा जो फर्स्ट डे का परसेप्शन था। तो जैसे जब आप पहले रिश्वत देते थे ना ट्रैफिक वाले को, तो पूरा दिन रिश्वत देने के बाद आप घूम लेते थे, वैसे जुडिशरी में चलता है। जजेस फाइल्स में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो भी जज आता है तो जान जाता है कि इस फाइल में करना क्या है। तारीख पे तारीख पे तारीख या सेटलमेंट, मान लीजिए। तो ये जो है, थॉर्नडाइक ने कहा था हमको इंडियन सोसाइटी में दिखता है, ये बहुत ज़्यादा दिखता है,
जाने कितने एडवोकेट्स हैं, हो सकता है आपके घर में भी हो, उनके घर की रोजी रोटी केवल फैमिली कोर्ट के केसेस से चल रही, तो केवल फैमिली कोर्ट का मुकदमा लड़ते हैं। जबकि फैमिली कोर्ट के एक्ट में जो पारिवारिक झगड़े हैं, इनके एक्ट में है, जैसे तलाक का मुकदमा और ये सब है, इसके एक्ट में है कि नो नीड ऑफ एनी एडवोकेट। यानी कि लॉ नहीं मानता कि आप दोनों झगड़ रहे हैं, वास्तव में वकील की जरूरत नहीं है, जाइए खड़े होइए, खुद बात करिए, ठीक है। लॉ नहीं मानता, लेकिन नई नई शादीशुदा औरतों के माँ बाप भी नहीं मानते। वो कहते हैं ना, कानून तो सब ऐसी तैसी कर दूंगा। ऐसे ऐसे लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड ऑल सब हैं, जजेस भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं। सही, ऐसा हंस हंस के कहानी बताते हैं कि आप बैठेंगे तो पेट फूल जाएगा। अरे वो आती है मुकद्दमा अपने पति और खानदान के ऊपर लिखा, उससे बदमाश हो के महा यार, माँ उसके बदमाश है। तो देखते हैं तो मेरा मन करता है कि इसको भेज दें जेल, लेकिन क्या करें, कानून से थोड़ा हाथ बांध के रखा। ये परसेप्शन जजेस का अगर किसी एक कम्युनिटी के लिए बनना शुरू हो जाए, तो उस कम्युनिटी को आगे सोचना पड़ेगा कि उसका क्या असर होगा। और कोई रिफॉर्मिस्ट आएगी गवर्नमेंट ना, तो सब हटा देगी, बोले कि तुम सब फर्जी करते हो। एंड नो लॉ शुड बी मेड अगेंस्ट द सोसाइटी। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए, सोसाइटी के ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए आप लॉ बनाइए। सोसाइटी के लिए रिग्रेसिव लॉ नहीं होने चाहिए। डाउरी एक्ट, SC/ST एक्ट्स, दीज आर समहाउ रेग्रेसिव एक्ट्स। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, रेग्रेसिव एक्ट्स हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए, आगे बढ़िए। सेकेंड, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, सेकेंड पॉइंट है इसी का सेकेंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स do not take the responsibility to make others moral and ethical, to make others moral and ethical। फिर लिखिए कम्युनलिज्म, फिर लिखिए रेसिज्म, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट जेंडर बायसनेस, इनटॉलरेंस। ऐसा हालत हो गया है कि एक मतलब कास्ट दूसरे कास्ट को टॉलरेट नहीं करती, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं करता। ये हालत हो गई है सोसाइटी की, इंडिया में। पड़ोसी अपने पड़ोसी को टॉलरेट नहीं करता, भाई अपने भाई को टॉलरेट नहीं करता, बीवी अपने हस्बैंड को टॉलरेट नहीं करती, हस्बैंड अपने बीवी को टॉलरेट नहीं करता। हद हो गई है इनटॉलरेंस की। चलिए, लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ हार्मनी। नेक्स्ट लिखिए अवॉइडिंग द एथिक्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अवॉइड करना, अवॉइडिंग द एथिक्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लिखिए इनडिसिप्लिन, ग्रीड, उसके बाद ग्रीड, बस करिए, बहुत हो गया। चलिए
अब अगला रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। आइए आइए प्लीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या रोल प्ले करता है ये? पॉइंट्स में 4-6 पॉइंट्स बना दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय, is played by primary and basic educational institutions. Primary and basic educational institutions. जी, प्राइमरी एंड बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद तो आप निकम्मापन और कमीनापन सीखते हैं। जो भी सीखते हैं इसी लेवल पर वैल्यू के रूप में सीखते हैं। नहीं है, आगे भी लिख लीजिए। ठीक है, सारे देते हैं, अब आप लेते नहीं अलग बात है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका हो गया? इनका। उसके बाद लिखिए अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो equally important to inculcate values. कैसे कैसे वैल्यू देते हैं? प्रेयर्स, देखिए प्रेयर्स, आजकल अंग्रेजी स्कूल में इसको कहा जाने लगा है असेंबली, है ना, असेंबली, प्रेयर्स। और क्या होते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, give positive moral impression, give positive moral impression. न्यू लाइन में लिखिए द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज अ होल provide not only the education, but knowledge, skills and values also. ठीक है, हर चीज में डिटेरिएशन हुआ है ये आप जानते हैं, सब में कमी आई है ये आप जानते हैं, इसी तरह से टीचिंग में भी कमी आई है, टीचिंग में कमी आई है ये भी आप जानते हैं। बहुत से टीचर्स ऐसे आपको मिले होंगे कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्लास में आते हैं, अपने करियर के दौरान, इतने एकेडमिक स्टडी के दौरान आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे टीचर भी रहे होंगे जो आए होंगे क्लास में और क्या पढ़ाए होंगे वो वही समझे होंगे। मुझे भी मिले थे 11th में केमिस्ट्री के टीचर, वो आते थे और बोलते थे सुनो जी सर बताएं, बैठ गए, तब तक सुनो बोलते ही बैठ गए। अब देखो आज जो ना जी सर,
सारे लड़के मजा भी लेते थे। एक दो दिन में सब जान गए हम लोग, इनको पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जी सर, अरे सर बड़ा बढ़िया टॉपिक है सर, प्लीज पढ़ा दीजिए सर, बड़ा परेशान है सर। उसके बाद आए, बताए देखो इसका ये फॉर्मूला है CnH2n। जी सर। और उसके बाद 4-5 फिगर उसी में गोल गोल घुमा दिए, इस पे N1 1 हो गया, या N +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, खत्म हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगले 10 दिन 15 दिन तक, जितना दिन का उनका शेड्यूल रहा होगा, हाँ प्रैक्टिस किए सर, कर रहे हैं सर। अब अपना आके कुर्सी पे बैठ गया, एक आध मन किया तो एक आध कंपाउंड बना दिए, हो रहे हैं। उनके बेटे किसी लायक नहीं निकले, तैसे तैसे करके एक बेटा उनका डिप्लोमा किया, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। When you do not fulfill your duties with dutifulness, याद रखना आपकी आने वाली पीढ़ियां निकम्मी, नाकारा और किसी लायक नहीं होंगी। लोग सोचते हैं कि उनको कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा, यही भुगत के जाते हैं। एक अखंड प्रताप सिंह थे, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बने, अखंड संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की। अखंड समझते ना, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनके CBI रेड में पता चली। बेटा उनका ड्रग्स लेकर के नोएडा की नालियों में गिरा रहता था, अमेरिका तक भेजे उसको ठीक कराने के लिए, नहीं ठीक हुआ, नहीं छोड़ा ड्रग्स, मर गया। ये होता। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको नॉलेज भी देते हैं, आपको स्किल्स भी देते हैं, और आपको वैल्यूज भी देते हैं। आप उनका इस्तेमाल करते हो ही करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक शुरू होगा, लेसन्स। क्या लेसन्स क्या है, हेडिंग बताइए। किसकी लाइफ का लेसन लेना है, जल्दी बताइए। लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ great leaders, reformers and administrators। ग्रेट लीडर्स में आप पढ़ लेना, किनको किनको। सबसे पहले ग्रेट लीडर में किसका नाम लेंगे आप, जल्दी बोलिए। उमर, आप किसको नाम लेंगे, जल्दी बोलिए, सबका रखूंगा मैं। हाँ, ग्रेट लीडर्स। हाँ, अब इंडिया में है तो इंडिया की बात कर लें, बाहर की भी वालों को चलो बताओ। चलो, इंडिया में गांधी जी, बोस, फिर JL नेहरू। रुक जाओ, उनका नाम कहीं और आएगा। लिंकन भी पढ़ लेना। हाँ बोलिए ना, बोलिए। मंडेला भी पढ़ लो। अरे गांधी को पढ़ लिया, मंडेला को पढ़ लिया, उन्हीं की तो चेला है, उसने अलग क्या किया। हेलो, नेता तो थे नहीं। अम्बेडकर पढ़ लीजिए। यहां पर एक चीज मैंने देखी,
कि लोग ऐसा बोलते हैं लोगों का नाम जैसे उनके घर का नौकर है वो। अभी कल ही झाड़ू वाड़ू लगा के गया था। बिल्कुल लिखिए, काहे नहीं लिखिए, जिनका नाम लिखना चाहते हैं लिखिए। और किसका? डिस वैल्यूज भी अगर आपको जानना है कि ऐसे कौन कौन से लीडर्स थे जिनमें डिस वैल्यूज थे, तो जिन्ना के भी नाम लिख लो, उसमें क्या, फुल ऑफ डिस वैल्यूज, है ना। हाँ, अरे डिस वैल्यूज तो इनमें भी बहुत था और इनसे सवाल आएगा नहीं, ये याद रखना। असली नेता का नाम अब आप लोग लिए हैं। रिफॉर्मिस्ट में आएंगे। रिफॉर्मिस्ट देख लीजिए, कोई इसमें सिख है, सिख, सिख है कोई क्लास में? नहीं। नानक रिफॉर्मिस्ट थे कि क्या थे? रिफॉर्मिस्ट थे, लेकिन भक्ति आंदोलन के रिफॉर्मिस्ट थे, है ना। तो एक मिनट रुकिए, पहले लिखिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम। हाँ, वो क्या बोले हैं दयानंद जी? हाँ, दयानंद सरस्वती स्वामी जी ये भी हैं। फिर हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम आप लोग भूल जाते हैं। फिर उसके बाद किसका नाम दे रहे थे आप? मिस्टर राय। और मदर टेरेसा, वो सोशल वर्कर थी। ज्योतिबा फुले, दोनों का नाम आता है, ज्योतिबा का भी और सावित्री बाई का भी। एजुकेशनिस्ट थी, महिलाओं के एजुकेशन पर बहुत काम किया इन्होंने। और सबसे खास बात, गरीब महिलाओं के लिए, एससीज और एसटीज के लिए। सब सोशल वर्कर। अच्छा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को आप लीडर्स में रख सकती हैं, लेकिन हाँ चलो, होम लोग रील चलाई थी, इनको लीडर्स में रखिए, एनी बेसेंट को रखिए। ना ना, एनी बेसेंट को आप रखेंगे, लीडर्स में रखेंगे। शी वन द होम रूल लीग ना, तो फिर लीडर्स में आएंगी वो। हाँ, क्या? अन्ना हजारे रखिए, और क्या रख सकते हैं, अन्ना हजारे रख सकते हैं, वाजपेयी जी को, आप जिनको आप रखना चाहें। वाजपेयी जी को वैसे रखना भी चाहिए, केंद्र सरकार में भाजपा की गवर्नमेंट है, कहीं कोई उनका विचारधारा पूछ ना ले। वाजपेयी जी, वैसे एक बात तो जान ही लीजिए कि ही वॉज रियली अ ग्रेट लीडर, वॉज रियली अ ग्रेट लीडर। जब इंदिरा गांधी से यूएस का फॉरेन रिलेशन नहीं संभला, तो मिसेस इंदिरा गांधी जी ने इनको भेजा यूएस, और ये गए
यूएस को तैयार किया कि आपको हमें गेहूं देना पड़ेगा, और यूएस ने दिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी दिया। 70s वाला जब हमने पोखरण कर लिया था, उसके बाद इनके अंदर माना जाता था कि ही वॉज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर, और दूसरा यह भी माना जाता था कि इनके भीतर जेलस नहीं था, किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, हेट्रेड नहीं था, घृणा किसी से नहीं करते थे। चलिए, हो गया, इतना लीडर्स को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। नहीं तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर इतने लीडर्स को पढ़ाएंगे तो 15 दिन तो ही पढ़ाएंगे। लिखा है अंबेडकर का नाम, हाँ, ठीक है। और आपका मन करे जिनको, उनको भी पढ़ लेना। आपके स्टेट का कोई अच्छा लीडर हो उसको पढ़ लेना। कोई है जिसने रिफॉर्म वफॉर्म किया हो कुछ? हाँ, हाँ, शेख अब्दुल्ला? नहीं, आप उनको मानते हो, वो ग्रेट लीडर नहीं थे। नहीं, आप समझिए, उनको एथिक्स में नहीं पूछेगा ग्रेट लीडर में, मैं ये कह रहा हूं, आप मानिए ना भाई। क्या किया था उन्होंने? अगर किसी ने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया हो केवल अपनी पावर को मेंटेन करने के अलावा, तो उसका नाम लिख लो, वो सब ग्रेट आएगा। अब्दुल्ला का पूरा क्लैन केवल पावर पॉलिटिक्स किया है, तो कभी ग्रेट लीडर नहीं हो सकता। ग्रेट लीडर उसको कहते हैं जो, ठीक है, उसमें तमाम कमियां हों, लेकिन वो क्या करे, वो उसमें स्टेट्समैन वाले कैरेक्टर हो, कि मतलब वो देश के लिए, वो अपने जो है सोसाइटी के लिए कुछ करके मरे। आप प्लीज आप उनको देख लीजिएगा, हो सकता है जो भी आपके यहाँ के सोशल इंपैक्ट डालने वाले लीडर रहे होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, शेख अब्दुल्ला से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो उनका, मैं पूरा इनका अब्दुल्ला का पूरा खानदान जानता हूं, सईद का पूरा खानदान जानता हूं। अगर आप किसी स्टेटमेंट लीडर का नाम लेना चाहें तो आप गुलाम नबी आजाद का नाम ले सकते हैं। इन दोनों का नहीं ले सकते, इनके पूरे खानदान को मैं जानता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कोई ना कोई मुफ्ती से रिलेटेड होगा तो कोई अब्दुल्ला से रिलेटेड होगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ठीक है। इतनी चीजें जानता हूं तौसिया कि तुमको बता दूंगा तो तुम दंग रह जाओगे, क्या क्या किया इन लोगों ने, कैसे इस जन्नत को दोजक बनाया। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। पढ़ना कभी कुलदीप नैयर की राइटिंग्स ऑन जम्मू कश्मीर, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा नेता ने कितना कमीनापन किया, जन्नत को दोजक बना दिया। चलिए, तो अब हमारे पास बचा केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स का बात। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स में आप बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को ग्रेट मान सकोगे। आप चाहो तो अशोक खेमका को मान लेना, या आपके यहाँ जो कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो जिसने इम्पैक्ट डाला हो, बाद में शफी पंडित की तरह लैंड और रोशनी कांड में न फंस जाए, इसका ध्यान रखना। अब तुम समझ लो कि हम तुम्हारे स्टेट के बारे में कितना जानते हैं, तुमसे ज्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो कोई दागी ना हो।
और पता चला अब उसको ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बना दो और वो दागी इंसान हो। ऐसा ना हो। तो कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जिसने लाइफ में आपकी सोसाइटी पे कुछ बड़ा इंपैक्ट डाला हो उसको आप कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली 3, और उसको हम 3 फेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में करने जा रहे हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जॉन बीन्स इनका नाम था। बीन्स मत लिख देना। जॉन बीन्स, ये थे 1858 टू 1893। जॉन बीम्स 1858 टू 1893। क्या थे ये? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उस जमाने के अशोक खेमका थे साहब ये। ठीक है। पहली बात तो कई लैंग्वेज जानते थे। थोड़ा प्रोफाइल इनका लिखिए। वर नोइंग पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश। उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश तो जानेंगे ना भैया, अंग्रेज हैं तो। जर्मन, पंजाबी, फ्रेंच, इटालियन, ठीक है, इतनी लैंग्वेज जानते थे। खास बात क्या थी इनकी? देखिए, सपोर्टेड चंपारण सत्याग्रह। क्यों सपोर्ट किया? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, चंपारण सत्याग्रह तो बाद में हुआ। सपोर्टेड द कल्टिवेटर्स ऑफ चंपारण, supported the indigo cultivators. I'm really sorry. I'm sorry. Supported the indigo cultivators in चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो क्या होगा? रिजल्ट तो कुछ आएगा ना। तो एक हाइफन दो, रिजल्ट लिख दो। was suspended। अंग्रेजों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और इंडिगो कल्टीवेटर्स का सपोर्ट कर दिया। बिहार में पोस्टिंग दी तो क्या हो गया? अरे वहां पे पोस्टिंग थी चंपारण में, तो क्या हो गया? सस्पेंड। अगला लिखिए, आगे उसी में फिर अगला पॉइंट बना दीजिए। ट्रांसफर टू बालासोर। बालासोर, ट्रांसफर्ड टू बालासोर, BALASOR, बालासोर। देन चटगांव यानी चिटगांग, चिट्टागांग। अगेन अंबाला, ट्रांसफर करते रहिए जल्दी जल्दी। अगेन अंबाला, देन लुधियाना, एटसेट्रा। क्यों करते रहे इनका ट्रांसफर? लिखिए, द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, द रीजन फॉर frequent transfer was their support to the natives,
when there was any suppressive law or act of British government. He was outspoken. आउटस्पोकन मेरे टाइप का आदमी था, जो बोलना है मुंह पे बोलेगा, पीठ पीछे कुछ नहीं. Was outspoken that caused trouble for him as superiors punished several times. Superiors punished him several times. अब पनिश नहीं करेगा. ठीक है, फिर लिखिए he always fought against. जमींदारों को जेल भेज देता था. अब जमींदार फिर अंग्रेजी गवर्नर तक अपनी बात पहुंचा देते थे तो फिर इनका सस्पेंशन या फिर इनका ट्रांसफर. ठीक है, फॉट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेटिव जमींदार्स, अब्यूजिव पीजेंट्स, and other persons who were exploiting the poor. He always worked for well-being of poor and common men. During famine of Bengal, he organized famine relief fund successfully. Famine relief fund successfully. क्या लेसन मिला? लेसन्स लिखिए, लेसन्स. He was, पहला पॉइंट है, he was supposed to serve British Empire. Supposed to serve British Empire. But he always served the people, though tried to make a balance between both. मतलब वो नहीं चाहते थे कि मैं ब्रिटिश एम्पायर को डिफाई करूं, लेकिन अब कोई गलत काम होता था तो इनसे सहन नहीं होता था. सेकंड, अब इनसे क्या मिलता है कि भैया अंग्रेजों के जमाने का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी
जनता के लिए, पब्लिक के लिए क्या रखता था? एम्पैथी। दूसरा लिखिए एम्पैथी। और उस जमाने में सिंपैथी भी रख सकता था, सिंपैथी ही। ड्यूटीफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलफेयर ऑफ पीपल, फिर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब ये सारी चीजें उनमें थी, इनबिल्ट थी। ठीक है। अब दूसरा जो एडिटर मैंने लिया है वो ट्रांजिशन फेस का रहेगा, मतलब वो अंग्रेजों के जमाने में भी काम करेगा और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में काम करेगा, और आपको वो बताएगा कि देखो कैसे वैल्यू सिस्टम बदल रहा है और क्या कारण था कि 16 में अमेरिकन क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट ने कह दिया सब चोर हैं। The politicians and bureaucrats all are corrupt. अमेरिकन्स ने कहा, इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के करप्शन को देखा उन्होंने। 90s में इंडिया सहित जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थी सबके लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तुम सब चोर हो, इनएफिशिएंट हो, पुअर गवर्नेंस है तुम्हारा, इसलिए एक पैसा नहीं देंगे। कैसे शुरू हुआ यही पता चलेगा। NB बनर्जी, बंगाली दादा, NB बनर्जी, 1925 to 1956। In his biography, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी, अंडर द टू मास्टर्स। अंडर द टू मास्टर्स 1970। 1970 he pointed out the disappearance of British administrative ethics and its replacement by Indian one. He wrote, this transition has produced a general satisfaction and even contentment in the upper strata of the society.
इसमें आया कंटेनमेंट, अपर स्ट्राटा में आया, लोअर में नहीं है ये चीज। आगे लिखते हैं कि इफ देयर वॉज एनी बेनिफिट then it was only for the politicians and the wealthy peasants. Wealthy peasants. These both were having great opportunities for worldly worldly things, and were getting more prosperous life than even before. More prosperous life than even before. इसका मतलब समझ में आया? डेमोक्रेटिक कंट्री में पैसा कहाँ जा रहा है? शुरुआती दौर में नेताओं के हाथ में, और वेल्दी पीजन्स का मतलब जितने भी बड़े बड़े द सो कॉल्ड जमींदार वगैरह थे। आप सबको एक जानकारी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीलिंग एक्ट पास किया था। का मतलब जानते हो? लैंड सीलिंग एक्ट। इसमें था कि कोई भी इंडिविजुअल फार्मर या कोई भी व्यक्ति shall not hold more than 20 acres of land, एग्रीकल्चरल लैंड। तो जब ये कानून बनने को हुआ तो क्या किया लोगों ने? कानून का किस तरह से उपयोग या मिसयूज होता है समझिए। जितने भी क्लोज टू पॉलिटिशियंस थे, जमींदार ही थे सारे उस समय, और तो कोई वेल्दी होने का तरीका था नहीं। एक दो लोग थे, वो टाटाज एंड बिरलास, वो शुरू किए थे, मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बंगाल केमिकल वाला था, बंगाल वाला, कलकत्ता वाला, 4-5 लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बाकी तो सब ऐसे ही थे, किसान, बड़े किसान, जमींदार। अब उन लोगों ने क्या किया? अपनी सारी एग्रीकल्चरल लैंड पे पेड़ लगवा दिए। अब पूरे इंडिया में घूम लो मित्रों, आपको जितने भी द सो कॉल्ड राजा, महाराजा या जमींदार दिखेंगे, उन सब के पास बागें बहुत ज्यादा थी और हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही हुआ। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेड़ नहीं कटते, और वो एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं मानी जाती। और तो और अपने घर के कुत्तों, बिल्लियों और छिपकलियों के नाम भी जमीन कर दी गई। विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन चला रहे थे, तो वो जाते, जमीन दान करते जमींदार लोग, और जैसे ही मान लो
यहां गांधीनगर से त्रिकुटा नगर पहुंचे, वापस जमींदारों ने सबको बुलाया, ससुरा सब कागज दे जाओ नहीं तो काट के फेंक देंगे, और वापस सारे पेपर्स फिर अपने हाथ रख दिए। वो लेबर लेबर ही बना रहा, मजदूर मजदूर ही बना रहा। और ये कोई एक जगह की कहानी नहीं है, मैंने कहा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो जितने भी आज आपको बड़े बड़े लैंड होल्डर्स दिखते हैं पुश्तैनी, वो सब ने हक छीना है, हमारा आपका। They are leech, they were leech, and their clan will perhaps remain a kind of leech. खून चूसे हैं, चूसेंगे और आगे भी चूसते रहेंगे। ठीक है, अब समझ में आया शेख अब्दुल्ला ने कुछ नहीं किया। ओके, 20, 25, 30 साल तक यहां पर गरीबों के हाथ में जमीनें नहीं जाने दी। जब यहां तक लग गया या अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए तो पावर बिन जाएगी सबकी। सिंधिया फैमिली को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, उसने नहीं दिया। हमारे यहाँ का जो राजा भैया है, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल भी जाना जाता है, पॉलिटिक्स में भी है, उसने भी नहीं दिया। 1000 एकड़ से ज़्यादा लैंड है उसके पास आज भी। सबको बदमाशी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। उसके पास 1000 बीघे ज़मीन है। कनाल 2000 कनाल होगी, आपका कनाल मेरे बीघे से छोटा होता है। सोचो उसको क्या करना है। बागें लगी हैं, आम की बाग उसकी 5-5 करोड़ की बिकती है साल में। समझे? उनके पुरखे इतने वो थे पावरफुल कि पंडित नेहरू के दोस्त थे, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे इन इंडिपेंडेंट इंडिया। उनकी जमीन कौन ले लेगा? कोई नहीं ले पाया। ठीक है, चलिए देश में जनता के साथ हमेशा पॉलिटिशियंस ने विश्वासघात किया। याद रख, नहीं तो एक तलाक के लिए 500 करोड़ रुपया कहां से आता? कोई हमको बता दे। आपको नहीं पता होगा। 500 करोड़ में सेटलमेंट हुआ था उमर? अभी भी नहीं समझे आप लोग किसकी बात कर रहा हूं मैं? लंदन में जिसको सेटल कराया गया है, समझ गए? चलिए चलिए आगे लिखिए। He was appointed as chief secretary. अगला पैराग्राफ बदल दिया करो मोहतरमा। He was appointed as the chief secretary, but assigned, but resigned. रिजाइन कर दिया उन्होंने। पता है क्यों? जब वो ब्रिटिश एरा में काम करते थे तो he was appointed, suppose a district collector. So he was free to follow the rules and regulation. उनको चीफ सेक्रेटरी तो बनाया, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी तो चीफ मिनिस्टर का कहने पर चलता है ना। रूल्स रेगुलेशंस की ऐसी की तैसी। तो ये रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले इंसान थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? वो रिजाइन कर दिया। क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहता कि एक्स तो इनको बोलना पड़ता है एक्स,
और बोलता वाई तो बोलना पड़ता वाई। डेट नहीं लिखी है, लेकिन इनके बारे में जो मैंने और सोर्सेस से पता किया तो 3 दिन के भीतर इस आदमी ने रिजाइन कर दिया, विद इन 3 days। एक बहुत छोटे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको जब भी मैं पढ़ाता हूं मुझे वो याद आते हैं, उत्तर प्रदेश में, अब तो रिटायर हो गए। उनका नाम ही लोगों ने बाबा रख दिया था, बाबा। पता है क्यों? उनका नाम हरदेव सिंह था, है आई मीन अभी जीवित हैं बाय गॉड ग्रेस। वो पीसीएस ऑफिसर हुए, जैसे आप केएस होते हैं, तो हमारे यहाँ तो सीधे उत्तर प्रदेश में सीधे एसडीएम बनता है, तो ही वॉज एसडीएम। और अगर उनको कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने भी फोन किया होगा कि मिस्टर हरदेव सिंह ये काम कर दीजिए, तो यही बोलते थे, सर इसका फैक्स अभी तक आया नहीं। और जब चिट्ठी का जमाना था तो कहते थे, सर इसका चिट्ठी अभी तक आई नहीं। मीन्स विदाउट और रिटन ऑर्डर ही नेवर डिड एनी। और जो गलत था उसको सही करने के लिए बनारस में एक जगह है लंका, जहां बीएचयू है, दैट मोहल्ला इज कॉल्ड लंका। बीएचयू के गेट के दोनों तरफ पूरा इंक्रोचमेंट था। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ एडीएम सिटी, प्रमोशन तो होता ही है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन कभी ली ही नहीं, मतलब आईएएस रैंक उन्होंने लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो डीएम बनते, मंत्री के कहने पर काम करना पड़ता। उन्होंने समझ लिया था इस बात को, तो एडीएम के ऊपर की पोजीशन उन्होंने नहीं ली। एडीएम थे, देखा इंक्रोचमेंट है, सरकारी कागज देखा, यहां तो सब खाली था, सड़क है ये तो। गए, वहां के बिजनेसमैन, जहां भी बिजनेसमैन होता है उसका एक एसोसिएशन होता है, उन लोगों को मैसेज, गए और मैसेज भिजवाया कि भाई ये खाली कर दो कल, 24 आवर्स, यू हैव 24 आवर्स टाइम। लोगों को लगा ऐसे तमाम आते हैं एसडीएम जाते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, हम लोग तो यहाँ 20 साल से हैं। दिन दूसरे दिन उन लोगों को पता चल गया कि वो तो फोर्स लेके आ रहा है, पीएसी, वो भी नॉट पुलिस फोर्स, और खाली करवाएगा। तो वो लोग क्या किया, सड़क पे बैठ गया। गर्मी का टाइम, जून का महीना, ये भी उतरा, अपनी जीप पे अकेले ड्राइव करते थे और अकेले चलते थे, किसी से डरते नहीं थे। 4 रिवॉल्वर का उनका लाइसेंस था खुद का, और एक राइफल वो उनके बगल में हमेशा रखे थे। इतना एम्युनिशन लेके जब, मतलब बहुत सारे दुश्मन हो गए थे ना भाई, नौकरी करते करते, जाने कितना नेता दुश्मन, जाने कितना क्रिमिनल दुश्मन, जिसका घर गिरवा देगा वो तो दुश्मन हो जाएगा ना। पूरा बिजनेसमैन सड़क पे बैठा हुआ था, ये भी उतरा जीप से और बैठ गया नीचे जमीन में। और जो उनका नेता था उसको बोला, 5 मिनट है, जल्दी खाली करा दो, 20 बुलडोजर आ रहे हैं। और इतना बोल के उठ गया, आराम से जीप पे बैठ गया। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, अर्दली भागते भागते गया। चाय पीने की बड़ी आदत थी उनकी, दिन भर चाय पीते रहते थे, शायद खाना नहीं खाते थे, तो चाय पी पी के अपना दिन गुजारते रहे होंगे। चाय लेकर के आया, बढ़िया वो मिट्टी वाला, उसमें कुल्हड़ हमारे यहाँ बोलते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। 5 मिनट जैसे बीता, बुलडोजरों ने दुकानों को गिराना शुरू। लोग बताते हैं कि उस जमाने में तकरीबन 10 करोड़ की दवाइयों को उसने जमी दोज करवा, सब मेडिकल स्टोर खुले हुए थे। चीफ मिनिस्टर का फोन आ रहा था, अब वो तो ऑफिस में है ही नहीं, मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। तोड़वा के बराबर करा के जब ऑफिस पहुंचे तो चीफ मिनिस्टर का फैक्स, चीफ मिनिस्टर का फोन, मैं नाम नहीं लूंगा चीफ मिनिस्टर कौन था, उसने कहा क्या करिएगा, कर दीजिए सस्पेंड, हम कौन सा आपके नौकरी के भरोसे जिंदा रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने नौकरी की, 6 महीने से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाते थे। 6 महीना अगर वो कहीं रुक गए तो आप समझ लीजिए कि उस शहर का नक्शा ही बदल जाता था।
उनके एंट्री होते ही, सोचिए वो पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन उनके एंट्री होते ही सारे क्रिमिनल शहर छोड़ के भाग जाते, जबकि ही वॉज नॉट अ पुलिस वन, तो ना डीएम थे, रिटायर हुए एडीएम की पोजीशन से। फैमिली को कभी अपने साथ लेके नहीं जाते थे, चाहे जितनी, क्यों, उनको पता रहता था कि अभी तो हो सकता है अभी रात में पहुंच रहा हूं, सुबह ट्रांसफर ऑर्डर आ जाए। इन हिज 32 years of service he was transferred 123 times। लेकिन ये क्योंकि केवल यूपी के ऑफिसर थे, इसलिए मैं आपको यहां नहीं लिखवा रहा हूं, बस बता दिया कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सर्विस पूरे ड्यूटीफुलनेस के साथ करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है कि हमको मेरे साथ क्या होगा। तो वैसे ही बनर्जी साहब ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। फिर आगे लिखिए, ही रोट, when the Britishers left, when the Britishers left, the steel of the steel frame, the steel of the steel frame, the steel of the steel frame gone, comma, left was a rusty frame, left was a rusty frame। अच्छा, ये स्टील फ्रेम किसको कहते थे, तो आईसीएस को, इंडियन सिविल सर्विस को ब्रिटिश एम्पायर का स्टील फ्रेम कहा जाता था। क्योंकि कहा जाता है या माना जाता है, और हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा, दीज वर द आईसीएस ऑफिसर्स हु रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश during British rule very efficiently and successfully, and they served the empire very successfully। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये बात लिख रहे हैं। चलिए आगे लिखिए, फिर आगे लिखते हैं, डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी, which were maintained during British rule, after independence, ignored। Political patronage infected the administration। Thus, he suggested that all political parties should be prevented from interfering in routine 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 of administration। He lamented लालटेन लेके रोशनी दिखाना, लैंप लेके रोशनी दिखाना, प्रकाश डालना, lamented on some
other factors like personal relation and family relation, मतलब ब्रैकेट में लिख दो नेपोटिज्म, कास्ट affiliation, etc. have begun to overshadow public duty. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे क्या लेशन ले रहे हैं आप, ये सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन शुड मेक दीज थिंग्स करेक्टेड, है ना। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नेपोटिज्म, इनएफिशिएंसी जो पैदा हो गई, इफेक्टिवनेस नहीं है, जितनी प्रॉब्लम्स आज आप देख रहे हैं, आप सोचिए ये 1956 में ऑब्जर्व करके 70 में बुक भी पब्लिश कर रहे हैं। नहीं तो मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है, आई वंडर when I wondered when I studied the investments made by the government of India and the several state governments in industrial sectors and in several other sectors. And the result was deficit. Result was loss. So I wondered actually कि कोई इतना घटिया, कमीना, नीच इंसान कैसे हो सकता है। जिस सर्विस से, जिस नौकरी से, जिस काम से उसका परिवार पलता हो, उस पे रहते हुए वो इतना घटिया काम करे, इनएफिशिएंट काम करे, ड्यूटी ना फुलफिल करे अपनी, कैसे कोई इतना नीच हो सकता है। फिर पता चला कि इंसान इतना नीच होता ही है, कर क्या सकते। बहुत घटिया लोग। ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ा है इकोनॉमी में, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जब पंडित नेहरू ने कहा कि भाई अब इस देश का नया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कौन है, तो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, न्यू टेम्पल, इन्हीं की पूजा करो। तो बोले कि भाई बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना ऊपर ऊपर में आप कर रहे हो, गरीब तो नीचे बैठा है। तो बोले आप चिंता ना करो, नेहरू एंड महालनोबिस ने कहा कि टपकेगा नीचे, ट्रिकल डाउन होगा और नीचे तक पहुंचेगा, और भारत का गरीब जीव निकाल के टपकने का इंतजार कर रहा, टपका ही नहीं। तो 70 में JP नारायण मूवमेंट आना पड़ा, क्यों नहीं टपका, लूट लिया। वर्दीधारों और खादी वर्दीधारों ने लूट लिया। खादी और यूनिफॉर्म जो आपका होता है, पहले वो पहनते थे सफारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्टर, है ना, दोनों ने व्हाइट कॉलर एंड व्हाइट कलर क्लोथ्स ने फिल्टर ही नहीं रखा, तो नीचे का टपकेगा।
जो भी क्षेत्र थे उनको बंद कर दिया, सब लूट लिया। समझे? इतनी बड़ी स्थिति खराब हुई एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हम आपको क्या बताएं। अब आइए एक और है, लेटर ट्रांजिशन की बात करते हैं मंगत राय की, उसके बाद काम खत्म करते हैं इसका। मंगत राय, (38 to 72) RAI की है। हाँ, पता नहीं कितना, 72। हाँ, मुझे फैक्ट्स नहीं याद रहते। ये बेचारे पंजाब में काम किए, पंजाब गवर्नमेंट में। ये जब इंडिपेंडेंस आया तो ये पंजाब में काम किए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि 1947, 48 और 46 से लेकर के 48 तक क्या होता रहा, तो इनकी किताब पढ़ लीजिए, सब रोएंगे। और अगर पंजाब का कोई होगा या उस मिट्टी से किसी का जुड़ा होगा तो उसमें हो सकता है नफरत पैदा होता है लोग। बस एसेंस लिख लीजिए इनका, लिख दीजिए एक लाइन में। He said that during the crisis of Punjab, civil servants worked, ऑब्लिक करिए, बैटल्ड लिखिए, बैटल्ड इफेक्टिवली, बैटल लड़ाई, बैटल्ड इफेक्टिवली एंड sympathetically with worst problem of relief, वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ रिलीफ। आप समझ गए होंगे ये लाइन मैंने कहाँ से उठाई है। इसके पहले इन्होंने कितनी बात लिखी होगी, यू कैन इमेजिन। वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ रिलीफ। आफ्टर द क्राइसिस, after the crisis, when things become normal, a new administrative culture started. लिखिए, कॉकटेल पार्टीज, कॉकटेल पार्टीज। शुरू हो गई किसके किसके बीच, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच, बिटवीन पॉलिटिशियन और अमंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, फिर क्या होने लगा, फिर होने लगा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब पॉलिटिक्स जो है वो ब्यूरोक्रेसी से जो कही वो करे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
लिखते हैं क्या आगे, इट वॉज पर्सनल पोजीशन, कहां से, इट वॉज पर्सनल पोजीशन दैट बिकेम the basis of action. Neither the policy nor the public principles. Nor the public principles. आगे लिखिए, ग्राफ्ट, पॉइंट्स बनाइए, ग्राफ्ट, ग्राफ्ट GRAFT, ग्राफ्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए, करप्शन। तीसरा पॉइंट लिखिए, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ये भी बनने लगा, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। नेपोटिज्म, पार्टीजन एटीट्यूड, पार्टीजन एटीट्यूड एटसेट्रा। मतलब क्या हो गया, ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस हो गई डिसीज्ड, बीमार हो गई। ऐसी सिचुएशन में भी मंगत राय साहब ने इफेक्टिवली, एफिशिएंटली सब काम किया, सर्व किया और किसी तरह से क्लीन होकर के निकले। एक और स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी एक बार, रामा कृष्णैया थे, इनकी स्टोरी केवल सुन लीजिए, आप जान जाएंगे कितने कहाँ महान आदमी थे। रामा कृष्णैया, ठीक है। इनके साथ ये था कि इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया हुआ था कि क्या करेंगे हम, तो हम किसी से भी घर पे नहीं मिलेंगे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, ऑफ द लाइन बोलता हूँ, ये ना माइक बहुत सारी चीजें बोलने नहीं